हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। बेस्ट विशेस जिस समय भी आप पढ़ रहे उसके लिए। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे और मक्कारी नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए, आज नया चैप्टर फाइनली स्टार्ट हुआ। हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन लास्ट क्लास में ख़त्म हुआ था। आज हम लोग का स्टार्ट हुआ है क्या, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है ना। आप शायद सोच रहे हो कि भैया फ्रेजल वर्ब क्यों पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने का कोई चीज़ है क्या। हाँ, एक्चुअली पढ़ाने का चीज़ नहीं है, ये सेल्फ स्टडी से हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मक्कार हैं, है ना, और चीज़ों से भागते हैं। तो पहले बता देते थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगा कि आखिर फ्रेजल वर्ब क्या है, एग्ज़ाम में कैसे आता है, ये सब चीज़ें। देखिए, तो फ्रेजल वर्ब जो है आपका डायरेक्टली एग्ज़ाम में नहीं आता है ना, या फिर कभी कभी एक दो क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब में आ जाता है। तो हम अगर आपको बेसिक आइडिया दे देंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या है, इसे बाकी चीज़ें रिलेटेड बता देंगे, तो मे भी अगर इस तरह का क्वेश्चंस वहाँ पे आता है तो आप उसे टैकल कर सको, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बना सको। ऐसा आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होना चाहिए कि एक बार आप गए एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नया मिले। हाँ, टॉपिक वही रहेगा, बस क्वेश्चंस का चीज़ें जो होगा फ्रेमवर्क अलग होगा, है ना। तो आज हम लोग जो है फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। इसमें बेसिक आइडियाज़ के बारे में जानेंगे, आखिर फ्रेजल वर्ब क्या है, इससे बाकी चीज़ें सारी बातें से रिलेटेड क्या है नहीं है वो सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हों और वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स को प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, है ना। एक ही वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें इसी से रिलेटेड। ऐसे तो हम मान के चलते कि मेरा सारा वीडियोज़ आप देख के यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट होगा यहाँ पे जो डायरेक्टली यहाँ पे आया होगा। तो उससे पहले हम उसको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बता देते हैं कि इसमें हमको क्या क्या हेल्प चाहिए, है ना, प्रीरिक्विजिट क्या चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है ना, पहला। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है, ओके। फिर तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। और फोर्थ जो हम बता रहे आपको बताते हैं एडवर्बियल क्या, एडवर्बियल पार्टिकल, ये क्या होता है। इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो इससे पहले आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, आखिर वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए और एडवर्बियल पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। देन हम लोग फिर फ्रेजल वर्ब पे आएंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं किसके बारे में, कि वर्ब क्या है। आप अच्छे से पढ़ के आए हो वर्ब कि वर्ब क्या है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं ना रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक में, हम जो कुछ भी काम करते हैं वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, वो सब वर्ब ही तो है। हम कोई भी काम करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, आप चलोगे, आप रोगे, आप गाओगे, ये सब क्या है, बैठना, उठना, जाना, खाना, पीना, ये सब क्या है, ये आपका वर्ब ही तो है। यानी कि जितना भी क्रियाएं हैं सभी क्या है, वर्ब। आप किसी को पसंद किए, आपका ब्रेकअप हुआ, है ना, वो सब क्या है, ये भी आपका वर्ब ही है। सब उसमें एक्शंस इन्वॉल्व है ना। तो ये आपका ये जो वर्ब है ये क्या है, एक एक्शन है। क्या है, ये एक एक्शन वर्ड है ना। जैसे एग्जाम्पल में ईट खाना, जैसे में प्ले खेलना, जैसे में राइट लिखना, है ना, जैसे में सी देखना, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या आपका वर्ब है। क्या है ये आपका, ये वर्ब है। तो वर्ब किसे बोलते हैं, जो एक्शन वर्ड होते हैं, यानी कि जितने भी हम क्रियाएं करते हैं, जो जितना भी हम काम करते हैं सुबह से लेकर के शाम में, वो सभी के सभी वर्ब होता है, जिसमें ईट, प्ले, राइट, सी, एक्सेट्रा। नाउ हम बात करते हैं अब किसका, प्रीपोजिशन का। व्हाट इज प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन सिंपल से आपको पता है कि एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। क्या, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और वो रिलेशन किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में शो करता है। मतलब प्रीपोजिशन क्या है, तो ये जो है किसी नाउन एंड प्रोनाउन के क्या आता है, पहले आता है, और ये किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेशन को शो करने के संबंध को बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है क्या, आपका ये जो प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आया और ये किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में संबंध को बताता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन
और प्रोनाउन से पहले आता है और किसी दूसरे वाक्य के साथ में, किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में संबंध को स्थापित करता है, संबंध को बताता है, ओके, इट शोज द रिलेशन विथ अदर सेंटेंसेज, उसे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। मतलब दोज वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विथ अदर सेंटेंसेज, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। समझ गए? तो प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे में आपका हो गया इन हो गया, जैसे में आपका आउट हो गया, है ना, जैसे में आपका बाय हो गया, जैसे में आपका अबाउट हो गया, जैसे में आपका अक्रॉस हो गया, एक्सेट्रा, है ना। ये जो है आपका क्या है? ये आपका प्रीपोजिशन है ना। इन, आउट, बाय, अबाउट, अक्रॉस और एक्सेट्रा, ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं ये आपका एडवर्ब क्या है। तो हम आपको बता चुके हैं कि एडवर्ब जो होता है ना, किसी भी क्या होता है? किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव और किसी भी दूसरे एडवर्ब का मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन का मतलब चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड कर देना, ऐड ऑन करना, यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। जैसे आप तेज है पढ़ने में, बहुत अच्छी बात, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन एडवर्ब क्या बोलेगा? कि आप बहुत तेज है पढ़ने में, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना। आप कर बोलेगा कि आप सुंदर हैं, यू आर ब्यूटीफुल, लेकिन एडवर्ब क्या बोलेगा? यू आर वेरी ब्यूटीफुल, या यू आर टू ब्यूटीफुल, है ना, आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो बातों को बढ़ा करके बोलना, वो सच है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये जो आपका एडवर्ब है वो क्या करता है? वो बातों को बढ़ा करके बोलता है और ये मॉडिफाई करता है। किसको किसको मॉडिफाई करता है? किसी वर्ब को पहला, किसी एडजेक्टिव को, और किसी दूसरे एडवर्ब यानी कि खुद को ही मॉडिफाई कर देता है। कौन? ये एडवर्ब। तो ये जो आपका क्या, ये जो आपका एडवर्ब है ना, ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है ना, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और किसी दूसरे एडवर्ब का मॉडिफिकेशन करता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब चीज़ों में ऐड ऑन करता है, यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। यानी कि एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब का मॉडिफिकेशन करता है, यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। यानी कि वो चलता है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एडवर्ब क्या बोलेगा? वो बहुत धीरे चलता है। क्या बात है? वो लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है, वो पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो प्यार करता है, बहुत गहराई वाला प्यार करता है कि टूटने के बाद से जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात है कि एडवर्ब जो है बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है। समझ गया? ये हो गया आपका एडवर्ब का कहानी। एग्जाम्पल में जैसे में आप क्या लिख सकते हो? जैसे आप लिख सकते हो स्लोली, है ना, जैसे में आप लिख सकते हो ग्रेजुअली, क्या? ग्रेजुअली। आप लिख सकते हो स्विफ्टली, आप लिख सकते हो ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, एक्सेट्रा। ये सब जो है आपका क्या है? ये आपका एडवर्ब है। क्या आपका? एडवर्ब। स्लोली, ग्रेजुअली, स्विफ्टली, ब्यूटीफुल्ली। देखिए, अगर आपको वर्ब डिटेल में पढ़ना है, तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वर्ब बाय न्यू बिल्डअप आ जाएगा। आपको अगर एडवर्ब डिटेल में पढ़ना है, जाकर सर्च कीजिए यूट्यूब पे एडवर्ब बाय न्यू बिल्डअप, या फिर प्रीपोजिशन पढ़ना है तो आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है? तो आई होप आप पढ़े हुए हो। जो नहीं पढ़े हो, जिसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं है तो प्लीज़ जाइए सर्च कीजिए, यहाँ से अच्छे से पढ़ करके आइए, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा एडवर्बियल पार्टिकल। क्या है ये एडवर्बियल पार्टिकल? ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक रेड मार्कर से इसको बताया जाए। थोड़ा सा ये नया चीज़ है, शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। क्या होता है एडवर्बियल पार्टिकल? क्या होता है एडवर्बियल पार्टिकल? वैसा शब्द जो प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल होता है और एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल पहले आपके लाइफ से लेते हैं। जैसे ही आप इंसान हैं, है ना, आप कहीं घर में भाई का रोल निभा रहे हैं, बहन का रोल निभा रहे हैं, और वही आप बाहर में, है ना, एक दोस्त का रोल निभा रहे हैं। आप अगर घर में आते हैं तो अपने भाई बहन के लिए आप बड़े भाई या छोटे भाई बन जाते हैं, या बड़ी बहन या छोटी बहन बन जाते हैं। अपने मम्मी पापा के लिए आप क्या बन जाते हैं? बेटा और बेटी बन जाते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो आप उनके लिए दोस्त बन जाते हो। टीचर्स के लिए आप स्टूडेंट बन जाते हो, है कि नहीं? है ना? और बहुत सारे लोगों के लिए आप दुश्मन बन जाते हो, बहुत लोगों के लिए आप पसंद बन जाते हो। तो क्या है? एक इंसान अलग अलग रोल होता है ना? यू आर अ वन पर्सन एंड हैविंग अ डिफरेंट रोल्स इन योर लाइफ, ओके, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ योर सिबलिंग्स, है कि नहीं?
तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम जो है एडवर्बियल पार्टिकल बोलते हैं। मतलब वैसा शब्द है ना जो प्रीपोजिशन की भी तरह इस्तेमाल होता हो और दूसरा वो एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। मतलब एक वैसा शब्द जो प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल होता हो, किसके जैसा, प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल होता हो और दूसरा एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता हो। समझ गए? वैसा शब्द क्या, वैसा शब्द जो प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ होता हो और एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता हो, उसे ही हम एडवर्बियल पार्टिकल बोलते हैं। समझ गए? यानी कि डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहोगे तो ये लिखो इसके डेफिनेशन में लिखो कि वैसा शब्द, लिखो वैसा शब्द जो प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ होता हो और एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता हो, उसे ही हम एडवर्बियल पार्टिकल कहते हैं। वैसा शब्द जो प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होता हो और एडवर्ब की तरह यूज़ होता हो, उसे ही हम एडवर्बियल पार्टिकल बोलते हैं। दोज वर्ड विच इज़ यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन एज वेल एज एन एडवर्ब, ओके, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्बियल पार्टिकल। मतलब वैसा शब्द जो प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल होता हो और एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता हो, उसे ही हम एडवर्बियल पार्टिकल बोलते हैं। आए बात समझ में? जैसे में आप एडवर्बियल पार्टिकल का क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे इन लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे डाउन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम आउट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम अप लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे एबव लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे अबाउट लिख देते हैं, है ना, जैसे हम यहाँ पे अराउंड लिख देते हैं, एक्सेट्रा। ये जितने भी हम यहाँ पे शब्द आपका लिखे ना, ये सब क्या है, आपका एडवर्बियल पार्टिकल है। क्या है ये आपका एडवर्बियल पार्टिकल है। क्या है ये? एडवर्बियल पार्टिकल। कैसे एडवर्बियल? ये सब देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आप अच्छे से इसको नोटिस कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इन जो है आपका एक प्रीपोजिशन है ना, इनके आपका एक प्रीपोजिशन है, इन जो है आपका एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और यही इन आपका एडवर्ब भी है। यस, एडवर्ब भी है। कैसे है ये? एडवर्ब ऑफ, आप बताइए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है, कि एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। उसी तरह से डाउन भी है, ये दोनों ही है, ये प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। आउट भी है, अप है, अबव है, अबाउट है, अराउंड। ये जितना भी हम यहाँ पे आपका वर्ड्स लिखे हैं ना, जितने भी हम यहाँ पे शब्द लिखे इंग्लिश में, ये दोनों ही है। ये आपका प्रीपोजिशन भी है और आपका एडवर्बियल पार्टिकल भी है। समझ गए? कैसे है? सॉरी, प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। कैसे? इन जो है आपका प्रीपोजिशन में भी आता है और एडवर्ब में भी आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है। उसी तरह से डाउन का है, उसी तरह से आउट का, इनकी दोनों जो है, ये जितना भी शब्द है, ये प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब है, इसीलिए ये जो है एडवर्बियल पार्टिकल कहलाया। आई होप कि यहाँ तक समझ गए कि वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, एडवर्ब क्या है और एडवर्बियल पार्टिकल क्या है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, हेडिंग दीजिए फ्रेजल वर्ब, एंड देन इस चीज़ को क्या कीजिए, उतार लीजिए। हो गया? वीडियो को रोक करके आराम से इसको उतारिए, समझ के, हड़बड़ा करके नहीं। हो गया ना? चलिए नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे बातें करते हैं कि क्या इसमें और बातें हैं, नहीं हैं, अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो अब जो बात हम कहेंगे, इसमें बातें तो हम समझ गए अच्छे से, है ना। अब हम थोड़ा सा समझेंगे। 3 टाइप का यहाँ पे आपका फ्रेजल आता है इसमें। सबसे पहला वर्ब, है ना, जो हम बात कर चुके हैं। दूसरा आपका वर्ब फ्रेज, आपका आता है एक वर्ब फ्रेज। और तीसरा जो इसमें पढ़ना है हम लोग का, क्या है ये? फ्रेजल वर्ब। क्या है? फ्रेजल वर्ब, है ना। तो सबसे पहला वर्ब, दूसरा वर्ब फ्रेज और तीसरा फ्रेजल वर्ब। वर्ब सिंपल सा, वर्ब क्या होता है? एक शब्द का क्रिया, जो एक्शन वर्ड होता है वो एक ही शब्द का होता है ना। तो जो होता है ये 1 वर्ड का होता है। कितना वर्ड का होता है? ये मैक्सिमम 1 ही वर्ड का होता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो ईट, जैसे में आपका सी, जैसे में आपका राइट, है ना, जैसे में आपका प्ले, एक्सेट्रा। ये जितना भी आपका वर्ब है, अब देखिए जितना भी वर्ब लिखे सब एक शब्द का है ना। एक शब्द से ज़्यादा है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये आपका क्या है? वर्ब हो गया। अब बात करते हैं ये वर्ब फ्रेज क्या, व्हाट इज़ वर्ब फ्रेज, है ना। वर्ब फ्रेज जो होता है ना, ये हमेशा जो होता है 2 वर्ब से बना होता है। 2 वर्ब से बने हुए, है ना,
वर्ब को हम वर्ब फ्रेज करते हैं, यानी कि जब दो वर्ब आपस में आते हैं तब वो वर्ब फ्रेज बोलते हैं, यानी कि व्हेन टू वर्ब कम्स टुगेदर टू फॉर्म वर्ब फ्रेज, यानी कि जब दो वर्ब आपस में आते हैं एक साथ, देन वहाँ पे क्या बनाते हैं, वर्ब फ्रेज बनाते हैं। जैसे में वर्ब फ्रेज का एग्जांपल में जैसे इज गोइंग आपका वर्ब फ्रेज है। दूसरा में हम लिखें हैज़ ईटन, ये भी आपका वर्ब फ्रेज है। कैन बी डन, ये आपका क्या है, वर्ब फ्रेज है। क्या है आपका, वर्ब फ्रेज है। जैसे बोलेंगे was कमिंग, ये जितना भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना एक्सेट्रा, ये जितना भी लिख रहे हैं ये क्या है आपका वर्ब फ्रेज। देखिए तो दोनों यहाँ पे, इसमें हमेशा दो चीज़ होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका यहाँ पे एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा आपका यहाँ पे मेन वर्ब होता है, समझ गए। तो एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा आपका मेन वर्ब होता है, ये है आपका वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज क्या होता है, जब दो वर्ब आपस में मिलते हैं तो वो वर्ब फॉर्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते बनाते हैं। जब दो वर्ब आपस में मिलते हैं तो एक वर्ब फ्रेज का निर्माण करते हैं, और ये वर्ब फ्रेज जो होता है आमतौर पर दो वर्ब से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक मेन वर्ब से। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम वर्ब फ्रेज के नाम से जानते हैं। इज गोइंग हो गया, हैज़ इटन हो गया, कैन बी डन हो गया, या वॉज कमिंग हो गई, सारा का सारा आपका वर्ब फ्रेज। देखो यहाँ पे आपका ये हेल्पिंग वर्ब है ना, यस या नो, और यहाँ पे आपका क्या है, एक मेन वर्ब है। यहाँ पे देखिए आपका एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आपका क्या है, एक मेन वर्ब है। यहाँ पे भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका क्या है, एक मेन वर्ब है। यहाँ पे भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे भी आपका एक क्या है, मेन वर्ब है। आए बात समझ में? आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि वर्ब फ्रेज दो वर्ब से बनता है, जिसमें एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा वर्ब आपका मेन वर्ब होता है। सिंपल सा, यही आपका क्या, वर्ब फ्रेज। व्हाट इज वर्ब फ्रेज? जब दो वर्ब है ना, जब दो वर्ब जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता हो और एक मेन वर्ब होता हो आपस में जब आते हैं या मिलते हैं तब वो वर्ब फ्रेज का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज भी बोलते हैं। सिंपल सा समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्या है ये फ्रेजल वर्ब। मेन तो इंपॉर्टेंट हमको फ्रेजल वर्ब ही तो समझना है और यही तो आगे हमको जानना भी है। तो फ्रेजल वर्ब क्या है हमारा, तो फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा क्या है आपका, सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा आपका काम में आने वाला है। देखिए तो इसका फ्रेजल वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से हम लिख देते हैं ब्लू मार्कर से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा वर्ब प्लस एडवर्बियल फ्रेज और प्लस में प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। इतना कंपोनेंट होता है किसका, ये आपका फ्रेजल वर्ब का, है ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एडवर्बियल फ्रेज एंड प्रीपोजिशन इज नोन एज फ्रेजल वर्ब। यानी कि क्या, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, इकट्ठा, यानी कि एक साथ समूह में, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एडवर्बियल फ्रेज एंड प्रीपोजिशन इज नोन एज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो होता है ना, फ्रेजल वर्ब वो वर्ब से बना होता है। किससे बना होता है, वर्ब से, एडवर्बियल फ्रेज से और प्रीपोजिशन से बना होता है। इसका खुद का एक इंडिपेंडेंट अर्थ होता है, यानी कि जो शब्द इसमें इस्तेमाल होता है ना, उसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। जैसे हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं तब हम अच्छे से समझेंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम इसके नीचे समझेंगे। जैसे देखिए लुक है ना, और प्लस में आफ्टर। देखिए लुक क्या है, आपका एक वर्ब है और आफ्टर क्या है, एक आपका प्रीपोजिशन है ना। या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि आफ्टर जो है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका ये लुक जो है आपका एक वर्ब है और आफ्टर का एक प्रीपोजिशन है। एक लुक का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, इस लुक को देखने का मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखना। आफ्टर का मतलब के बाद, यही ना होता है। ये एक सिंपल सा खुद का इसका एक मीनिंग है, खुद का क्या है, एक मीनिंग है, खुद का क्या है, एक मीनिंग है। लुक जो एक वर्ब है और आफ्टर क्या एक प्रीपोजिशन है ना। लुक क्या है, एक वर्ब है और आफ्टर क्या है, एक सिंपल सा प्रीपोजिशन है। लुक का खुद का मीनिंग क्या है, देखना। लुक का मतलब क्या, देखना है ना, और आफ्टर का मतलब के बाद होता है। लेकिन जब ये एक साथ आया, ये एक वर्ब एक प्रीपोजिशन जब एक साथ आया तो एक नया वर्ड का, एक नया चीज़ का निर्माण किया, जिसका मतलब होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे इसका, यहाँ पे नहीं, हम इसका दोनों का एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, लुक आफ्टर। क्या बोलेंगे, इसको साथ में ला देंगे, अब बोलेंगे लुक आफ्टर। ये क्या होगा आपका, लुक आफ्टर। इस लुक आफ्टर का मतलब क्या, इस लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, किसी का ख्याल रखना, इसका ये मतलब हो गया। देखिए हुआ ना,
तो यहाँ पे हम क्या समझाना चाहते हैं, अच्छे समझिए। यहाँ पे क्या था, लुक एक आपका वर्ब है और आफ्टर क्या आपका एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा लुक का मतलब यहाँ पे देखना हुआ और यहाँ पे आफ्टर का मतलब के बाद हुआ, एक खुद का इसका मीनिंग है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हुआ और ये बन गया क्या, ये एक बन गया एक फ्रेजल वर्ब का बन गया, एक फ्रेजल वर्ब बन गया लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब यहाँ पे इसका जो असली मतलब है ना वो क्या है, देखभाल करना, किसी चीज़ का देखभाल करना, ख्याल रखना। जैसे हमारी मदर हमारी देखभाल करती है कि नहीं, है ना, हम अपने अपने आप को देखभाल रखते हैं कि नहीं, हम अपना ख्याल रखते हैं कि नहीं। तो हम वी ऑलवेज लुक आफ्टर आवर सेल्स, हम हमेशा जो है अपने आप का देखभाल करते हैं या ख्याल रखते हैं, यस ऑफ कोर्स करते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका खुद का मीनिंग अब नहीं रहा। क्या यहाँ पे लुक का मतलब कोई मतलब निकल रहा है क्या, या फिर क्या आफ्टर का कोई मतलब निकल रहा है क्या, नहीं। यानी कि जिसका जो मूल वर्ड का जो मीनिंग है, यानी कि जिसका जो खुद का जो शब्द का जो अर्थ है वो खत्म हो गया और एक नए अर्थ का क्या निर्माण किया कि नहीं, इसका खुद का जो अर्थ है वो खत्म हो गया कि नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से तो इसका खुद का अर्थ खत्म हो गया, इन शब्दों का खुद का अर्थ है यहाँ पे नहीं, एक नए अर्थ का मतलब एक नए मीनिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन किया। इट इमर्जेस अ न्यू मीनिंग, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एक नए मतलब का, एक नए अर्थ का निर्माण किया, एक नए मीनिंग का एक फॉर्मेशन किया, जिसका मतलब वो क्या, देखभाल करना। यही है आपका क्या, फ्रेजल वर्ब। सिंपल सा, आई होप आप समझ गए। फिर से एक बार, क्या है फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है। फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, एडवर्बियल फ्रेज एंड प्रीपोजिशन। समझ गया क्या होता है इसमें फ्रेजल वर्ब में, इसमें आमतौर पे या तो वर्ब या प्रीपोजिशन या एडवर्ब फिर आपस में आते हैं, मिलते हैं और एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। उनका खुद का जो शब्द होता है ना, जो खुद शब्द का जो अर्थ होता है वो खो देते हैं। जैसे सिंपल सा आप मान के चलिए, एक बेहतर एग्जाम्पल आपको देते हैं रियल लाइफ से, तो आपको समझ में आएगा। टेक द एग्जाम्पल आपके अपने ज़िंदगी से, है ना। सिंपल सा देखिए, यंग है आप लोग, तो 12th में है, शायद कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे, प्यार व्यार में होंगे, है ना। तो जब हम किसी से प्यार में नहीं पड़े हुए रहते, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अपने से रिलेट कीजिएगा कि मे भी आप हो और नहीं हो तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि कोई अगर लड़का या लड़की प्यार में नहीं पड़ा हुआ है ना, दे आर नॉट इन लव, है ना, अगर वो प्यार में नहीं है तो पहले चिल रहेगा, मस्त रहेगा, उसको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका जो कैरेक्टर है वो सभी के सामने रहेगा, वो टीचर्स के सामने वैसे बिहेव करेगा, वो अपने पेरेंट्स के सामने वैसे बिहेव करेगा, अपने सिबलिंग्स के सामने वैसे बिहेव करेगा, सभी के साथ में। लेकिन जैसे वो प्यार में पड़ेगा, उसको कुछ सच में बहुत ज़्यादा अंदर से पसंद आ गया और एकदम क्रश है, उसको किसी हाल में एकदम सीधे कमिटमेंट पे आ गया यार कि बस इसी से शादी करना है एकदम, और कुछ नहीं ज़िंदगी में, यही है जो है ना, ऐसा वाला प्यार हो गया। तब आप वहाँ पे क्या करेगा, जो आपका पहले वाला जो रियल मीनिंग था ना, आपका जो अंदर का खुद का कैरेक्टर वो खत्म हो गया। आप उसके सामने अच्छा बनेगा, जब भी मिलेंगे तो बढ़िया से हंस के बात करिए, एकदम प्यार से बात कीजिएगा, है ना। जो आप है नहीं आप वो दिखाने का कोशिश कीजिएगा, है ना। तो यही चीज़ है, एक्चुअली यही होता है। एक रिलेशनशिप में अगर कोई आता है, अगर कोई असली रिलेशनशिप है जो उसका रियल कैरेक्टर को देख के हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी मैक्सिमम जितने भी होते हैं वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, ये सब कोर्स सभी लोग बनते हैं। तो वही चीज़ हो गया कि पहले आप कुछ और थे, फिर उसके बाद में जब आप प्यार में पड़ गए, है ना, लव अफेयर में आ गए, है ना, आप लवर हो गए, तो सिंपल से क्या हो गया, आपका मीनिंग चेंज होगा वहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी है कि यहाँ पे पहले जब था, जब ये फ्रेजल वर्ब नहीं था तो खुद का यहाँ मीनिंग था, लेकिन जैसे ये फ्रेजल वर्ब बना तो इसका मतलब ही चेंज हो गया और एक नया मतलब दे दिया, एक नया मतलब दे दिया, समझ गया ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, समझ गया। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, चीज़ों को आप समझ चुके हैं। वीडियो को रोकिए और इसको उतारिए, चलिए वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से उतारिए, चलिए जल्दी कीजिए। हो गया, डन। ये था सिंपल सा बेसिक चीज़ें जो आपको समझाना था। आपको उम्मीद है आपसे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया, है ना, आप भूलोगे नहीं और अच्छे से ध्यान में रखोगे। अब कुछ हम नए फ्रेजल वर्ब वर्ड्स का डिस्कशन करेंगे, अच्छे से उसका मतलब समझाएंगे, उसका क्या यूज़ है। आप कॉपी में उसका हिंदी लिखते चलोगे, आपको हो सके तो कन्विंस के हिसाब से उसको याद भी कर लेना। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ गया तो फ़ायदा है, और नहीं तो आगे तो आपको काम कभी ना कभी आएगा ही आएगा। चलिए, हो गया ना, फ्रेजल वर्ब का ये बेसिक पार्ट हो गया। चलिए वीडियो पॉज करके रोक करके अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। नाउ अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना, ठीक है। पहला जो आएगा आपका अकाउंट्स फॉर, है ना, अकाउंट्स फॉर। इस अकाउंट्स फॉर का क्या मतलब होता है,
है ना। इस अकाउंट्स फॉर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी तरह का रीज़न को बताने के लिए हम अकाउंट्स फॉर का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम अकाउंट फॉर का, हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं किसका, अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर क्या है आपका एक फ्रेजल वर्ब है, इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, जिसमें एक आपका ये वर्ब है और ये आपका क्या एक प्रीपोजिशन है। क्या ये एक प्रीपोजिशन, समझ गए ना। तो यही आपका क्या है फ्रेजल वर्ब है। इसका एक्चुअल जो मीनिंग है किसी चीज़ को रीज़न बताने के लिए, है ना, किसी चीज़ का रीज़न को बताने के लिए, यानी कि टू टेल सम रीज़न, टू टेल सम रीज़न, किसी तरह का कारण को बताने के लिए हम अकाउंट फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का अगर हम बात करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल का बात करते हैं कि हिज इलनेस, क्या हिज इलनेस अकाउंट्स फॉर हिज एब्सेंस, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हिज इलनेस, उसका बीमार होना हमें ये बताता है कि वो एब्सेंट हुआ, यानी कि वो बीमार होने के कारण से ही वो क्या हुआ, एब्सेंट हुआ, है ना। आप जब कभी बीमार हो जाते हो तो स्कूल जा पाते हो क्या, क्लासेस जा पाते हो क्या, कोई काम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे वो बीमारी के कारण से ही, है ना, वो क्या हुआ, एब्सेंट किया। तो यहाँ पे अकाउंट्स फॉर का मतलब क्या, वो रीज़न बताया कि आखिर वो क्यों एब्सेंट था। तो एब्सेंट कारण होने का वो बीमार था, इसीलिए वो यहाँ पे एब्सेंट हो गया, है ना। तो ये अकाउंट फॉर का मतलब वो क्या बताया, रीज़न बताया, कारण बताया ना, ठीक है। पहला हो गया किसी तरह का रीज़न को बताना। दूसरा जो है आपका बैकअप। इस बैकअप का मतलब क्या करना, इस बैकअप का मतलब किसी को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट मतलब किसी को समर्थन करना, है ना, क्या करना, समर्थन करना। क्या होता है इसका मतलब, आप कभी ना कभी किसी, जैसे मान के चलिए फिलहाल में इलेक्शन हुआ, या फिर छोड़िए उसका, आप क्लास की बात करते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, और वो क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और टीचर उसको खूब ज़्यादा डांट रहा, मार रहा, तो आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोल रहे हो कि नहीं सर ये चीटिंग नहीं कर रहा था, इसके बगल वाला चीटिंग कर रहा था, उसको फंसा दिया। तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको बैकअप कर रहे हो, यू आर जस्ट बैकअप हिम, है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो। तो आप उसका साथ दे रहे हो किस चीज़ में, उस झूठ में, उस चोरी में जो किया है, लेकिन आप उसका समर्थन दे रहे हो ना, आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो और सर से नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ पर ये क्या है, बैकअप का मतलब टू सपोर्ट, किसी को समर्थन करना, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैकअप करना। यानी कि माय मदर बैकअप मी, है ना, फॉर माई हायर एजुकेशन, यानी कि मेरी माँ जो है एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मुझे समर्थन की। जैसे कि गांव में बहुत कम होते हैं जो गर्ल्स को घर से बैकअप मिलता है, ओके, वेरी फ्यू गर्ल्स ओके गॉट बैकअप फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ओके, फॉर देयर हायर एजुकेशन। मतलब बहुत सारे ऐसे बहुत कम गर्ल्स होती है जिन्हें बैकअप मिलता है आगे पढ़ाई पढ़ने के लिए। मे भी आप में से बहुत से ऐसे गर्ल्स होंगे जो आप मे भी 12th के बाद में आपको बहुत संघर्ष करना पड़े अपने लाइफ में, हो सकता है कि आपके लिए शादी ब्याह किया जाने लगे, होता है कि नहीं, सिंपल से बहुत से ऐसे गर्ल्स हैं कि नहीं आपके लाइफ में, आप भी शायद हो उनमें से एक, कि शायद मम्मी पापा बैठे हुए हैं आप पे नज़र गड़ाए हुए हैं कि जैसे ये लड़की 12 दे वैसे इसका धान सुखा दम हाथ पीला करे, उसका शादी करके बोझ सर से उठा के फेंक दे बाहर, ऐसा हो सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़िए ताकि ये सब चीज़ देखने को ना मिले, किसी अच्छे कॉलेज को लीजिए और बाहर निकलिए पढ़ने के लिए, है ना। और आप भी सही से रहिए, अगर आप सही से नहीं रहिएगा ना तो फिर दिक्कत तो होगा ही। बी वेरी सिंसियर एंड वेरी सीरियस, अगर आप खुद को लेकर के सीरियस नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा। आप रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को आप सीरियस नहीं लीजिए। मेन आपका करियर इंपॉर्टेंट है, बाद की चीज़ें खत्म अपने आप होते चले जाती है ना, वो सब कुछ है नहीं, है ना, ये बातें सिर्फ कहने की होती है। एक 12th क्लास का बच्चा जब किसी लड़की या लड़का से मिलता है ना तो उसे लगता है कि ज़िंदगी यहीं पे है, लेकिन फिर जब वो कॉलेज में आता है तो वहाँ पे वो मिलता है तो फिर लगता है उसको ज़िंदगी यहीं पे है। फिर उसके बाद में वो जॉब करता है, देन उसको समझ में आता है कि नहीं ज़िंदगी बहुत बड़ा है, और हम तुरंत हम कमिटमेंट पे आते हैं यार कि बस तो ही हमारे फगुनिया जैसे, जस्ट किडिंग। तो बैकअप मतलब टू सपोर्ट है, समर्थन करना, समझ गए ना। इसका मतलब ये होता है बैकअप मतलब, जहाँ पे बैक का मतलब क्या है, बैक का आपका वर्ब है और आपका अब क्या है, आपका एक एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब समझ गए, ये प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। चलिए ये हो गया। बात करते हैं अब तीसरा अगर बात करते हैं बेयर विथ क्या होता है इस बेयर विथ का मतलब, इस बेयर विथ का मतलब करना किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट मतलब क्या, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, क्या करना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त क्या होता है, बर्दाश्त करना या सहना,
या बोल सकते हैं सहना, है ना, इसी को बोलते हैं, या तो बर्दाश्त करना या सहना। जैसे आप भी तो बेयर विथ करते हो, बेयर विथ, है ना, बेयर विथ का मतलब क्या, टू टॉलरेट, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। यू आर जस्ट बेयर विथ समवन, आप किसी के कारण आप बर्दाश्त कर, जैसे आप घर में हैं, आप रोज़ घर में जाते हो और मे भी आप मम्मी का रोज़ बात सुनते हो कि खाना नहीं बनाती हो, सिर्फ पढ़ने, ये क्या कलम वलम से पढ़ते रहती हो, सब क्या कुछ करोगी ज़िंदगी में, है नहीं, और झूठ मूठ का तुम नाटक करती हो कि लाइब्रेरी जा रहे हैं तो कोचिंग जा रहे हैं, क्या पता किसी से मिलने जाती हो, मे भी हो सकता है ऐसा, है ना। तो आप सुन रहे हो ना, आप बड़े भाई से सुन रहे हो, छोटी बहन से सुन रहे हो, पड़ोसी से सुन रहे हो, सब क्या ये सब बर्दाश्त तो कर रहे हो ना। तो यू आर बेयर विथ, मतलब बेयर विथ का मतलब टू टॉलरेट, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। बहुत गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप क्लासेस जा रहे हो पढ़ने के लिए, आपका मन नहीं है लेकिन फिर आप उतना गर्मी में निकल रहे हो पढ़ने के लिए, धूप लग रहा है, पैर जल रहा है, शरीर जल रहा है, लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बेयर विथ कर रहे हो, किस चीज़ से, समर से कर रहे हो। यू आर बेयरिंग विथ समर, यानी कि क्या आप समर को बर्दाश्त कर रहे हो कि नहीं, यस है नो, गर्मी को बर्दाश्त करो, ठंडे को बर्दाश्त करो, है ना, लोगों को बर्दाश्त करो। आपके आसपास में बहुत लोग हैं, आपको चिढ़ा रहा होगा कि आप देख लेंगे तुम क्या करोगे ज़िंदगी में, बड़ा आए कोचिंग स्कूल फिरते जाते हो, बैग लेके लाइब्रेरी जाते हो, देख लेंगे तुम क्या करोगे। ऐसे भी लोग होंगे ना जो बोलते होंगे कि बड़ा आया पढ़ने के लिए, सुबह सुबह लाइब्रेरी जाता है, देख लेंगे क्या करेगा। ऐसा होता है कि नहीं, देख लो किसी करते बड़ा आई ले ऐसा होता है बेयर विथ। तो सिंपल से समझ गए ना कि बेयर विथ का मतलब बर्दाश्त करना, यानी किसी चीज़ को सहना, टॉलरेट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही आपका फ्रेजल वर्ब। चलिए उतारते चलिए, साथ साथ में समझते चलिए। फोर्थ है ब्रेक डाउन। फोर्थ में क्या, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या, टू स्टॉप, टू रुक जाना, टू स्टॉप, ये जिसको बोलते हैं क्या, रुक जाना। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलेंगे रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। एक गाना है ना, इसमें आई थिंक अजय देवगन ने रुक के जाना, व्हाटएवर जो भी हो, तो वो गाना नहीं है। देखिए अगर आप 12th के बाद में रुक गए ना, या अभी आप रुक गए ना मेहनत करते, कभी भी लाइफ में आप किसी भी चीज़ को लेकर के अगर कहीं रुक गए, यानी कि आपका लाइफ वहीं खत्म हो गया। वी शुड नेवर बी स्टॉप, वी शुड नेवर बी ब्रेक डाउन एट एनी पॉइंट इन आवर लाइफ। ज़िंदगी का किसी भी मोड़ पर हमें रुकना नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा भी, कितना ही मुश्किल लाइफ क्यों ना हो। आप अगर नहीं जानते हो, नहीं समझते, तो आप एग्जाम्पल से समझिए। आप उसके बारे में सोचिए, उस लड़की के बारे में, उस वुमेन के बारे में सोचिए जिसका नया नया शादी हुआ हो। मान लीजिए बहुत सारे ऐसा केसेस आता है कि नहीं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे गर्ल्स हैं जिनका न्यू कपल्स है ना, और किसी लड़की का हस्बैंड, है ना, बॉर्डर पे शहीद हो गया, है ना, या फिर बहुत सारे एक्सीडेंट्स में उनका जान चला गया, या किसी वजह से जान चला गया, तो उस लड़की पे क्या बीतता है उस समय। तो उसको लगता है कि उसका ज़िंदगी ही खत्म हो गया, वो जी नहीं सकती है। लेकिन फिर वही लड़की, है ना, आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर के बाद में हंसने लगती है, खिलखिलाने लगती है, लोगों के साथ में घुल मिल जाती है, बातें करने लगती है, और फिर ज़िंदगी उसका नॉर्मल हो जाता है। उस समय में उसे बस इतना ही लगता होगा कि अब इसके आगे उसको जीना नहीं है, उसको मर जाना ही बेहतर होता है। लेकिन उस समय वो जब सर्वाइव कर जाती है तो आगे वो निकल जाती है। तो वहाँ पर होता है ब्रेक डाउन, यानी कि लाइफ में कभी भी रुकने का नहीं। अगर रुक गए तो फिर कहानी खत्म हो गया। देखते हो नदी बहता हुआ अच्छा लगता है ना, बहता हुआ नदी का पानी सबसे ज़्यादा साफ होता है, या फिर रुका हुआ नदी का पानी अच्छा होता है, नहीं ना। अगर कोई नदी का पानी साइड में आकर के किसी गड्ढे में जमा हो गया वो पानी, और वो जो बहता हुआ जो पानी है, वाटर है, वो अच्छा होता है, क्लीन होता है कि वो गड्ढे वाला। ऑफ कोर्स वो फ्लोइंग वाटर, यानी कि बहता हुआ पानी सबसे अच्छा होता है ना, उसको सभी लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें लोग नहाना चाहेगा, उसको पीना चाहेगा, उसको अलग अलग तरह का यूज़ कर सकता है। लेकिन क्या उस स्टैग्नेंट वाटर को, उस जमे हुए पानी को कोई पीना चाहेगा, क्या उसमें नहाना चाहेगा, किसी तरह का उसका यूज़ करेगा, नहीं करेगा ना। इसी तरह से यू शुड नेवर बी ब्रेक डाउन एट योर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में कभी भी आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना। तो यही है ब्रेक डाउन, मीन्स टू स्टॉप, रुक जाना। तो ब्रेक डाउन का मतलब रुक जाना। आपको भी अपनी लाइफ में नहीं रुकना। 12th के बाद में ये नहीं कि 12 दिए और 6 महीने आप क्या कि ब्रेक डाउन ले ली ज़िंदगी से, नहीं यार, पहले तो रुक जाना है, तो मस्ती से घूमना है, फिरना है, फुआ फूफी, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी, फलाना ढिमकाना, पूरा 1 साल घूम लिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। 12th के बाद में एकदम नहीं रुकना है, उसके बाद तो और मेहनत करना है ना। समझ गए ये ब्रेक डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है आपका 5th पॉइंट। 5th पॉइंट जो है आपका क्या है, ब्रेक इन। क्या आपका ब्रेक इन करना, क्या करना, ब्रेक इन करना, ब्रेक इन, ब्रेक इन,
क्या होता है इससे? ब्रेक इन का मतलब, ब्रेक इन का मतलब होता है, ब्रेक इन बोलो या ब्रेक इनटू बोलो, इसको या तो ब्रेक इन बोलो या ब्रेक इनटू बोलो, दोनों ही सेम बातें हैं, ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, यानी कि टू इंटर फोर्सिबली, टू इंटर बाय फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि बलपूर्वक से कहीं घुसना। क्या आप लिख सकते हो? बलपूर्वक, क्या अब वो लिख सकते हैं यहाँ पे कि बलपूर्वक कहीं भीतर घुसना, भीतर क्या करना? बलपूर्वक भीतर घुस जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, टू इंटर बाय फोर्स या बलपूर्वक भीतर घुस जाना। सिंपल सी बात है। अब देखिए कोई चोर है या फिर कोई डकैत है या फिर कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, टेररिस्ट है, आपका रूम के बाहर खड़ा होगा, बोलेगा एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी सर, विल यू ओपन द डोर, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ, आपके साथ एक गिलास चाय पी सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टली गेट को तोड़ेगा और फोर्स के साथ अंदर घुसेगा, आपका सर पे गन रखे उड़ाएगा और दिन पर सामान लूटेगा और निकल जाएगा। यही तो होता है ना। यानी कि कहीं भी किसी जगह पे आप बलपूर्वक के साथ में कहीं एंट्री करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में पूरा एकदम दौड़ते हुए क्लासरूम में गए, है ना, सामने जो मैंने उसको धांसे से उड़ा दिए, आप बलपूर्वक दौड़ते हुए क्लास फील्ड में चले गए, आप दौड़ते हुए कहीं घर घुस गए, कभी एकदम मन के दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, घर घुस रहे थे, अचानक से पापा से टकरा, ढाएं, आप 2 कदम पीछे उड़ के आ गए, है ना, और उसके बाद फिर पापा 2 लात मारे और 2 चप्पल मारे और फिर आपको समझ में कि नहीं, ज़िंदगी बहुत आसान है और शांत रहने का, बहुत ज़्यादा उड़ने का नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि ब्रेक इन या ब्रेक इनटू का मतलब क्या कि किसी जगह पे, है ना, ताकत के साथ में, बल के साथ में कहीं घुसना, बलपूर्वक, यानी कि बल के साथ में आप कहीं किसी भीतर जगह में घुस रहे हो, वो चाहे किचन में आपको बहुत प्यास लगा, तुम दौड़ के किचन में घुसे, मम्मी आ रही थी दूध लेके जा, टका ढाएं, सारा दूध आप ही के सर पे, आपका गरम गरम दूध एक सर पे आपके गिरा, वो अलग बात है, मम्मी उठाई उसी गिलास से 2 गिलास मारी, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, यानी कि किसी जगह पे आप बलपूर्वक के साथ में कहीं घुसते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? या तो ब्रेक इन या ब्रेक इनटू। चलिए, तो ये 5 को फ्रेजेस भर उसको उतारिए और कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, आपका बुक में आप कोई भी बुक खरीदोगे, कोई भी ग्रामर का बुक खरीदोगे अपने आउटलेट से, कोई भी अच्छा वाला जिसमें आपका फ्रेजल भर मिले, आप उसमें से रोज़ इसी तरह से लिखोगे और उसको समझोगे, है ना। हम आपको कुछ कुछ और समझा देते हैं ताकि आपको काम आए। हो गया ये? चलिए, 5 हो गया, आगे कुछ करते और समझाते हैं। जैसे में आपका है 6 नंबर, है ना, आपका प्यारा शब्द, इसको जानते ही होंगे, ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब टू एंड, टू एंड क्या हो जाना? खत्म हो जाना, खत्म, क्या हो जाता है? खत्म, टू एंड यानी कि समाप्त, यही ना ब्रेकअप। यस ऑफ कोर्स, समझ गए? मतलब आप रिलेशनशिप में हो, वो टूट गया, कहानी खत्म, वो है ब्रेकअप। नहीं, ब्रेकअप का मतलब वो भी एक सेंस है, बहुत अच्छी बात है। ब्रेकअप मतलब कोई भी चीज़ समाप्त हो जाना। जैसे मान कर चलो कि आप जो है क्या किए, आप गए किचन में और एक गिलास पानी ले रहे थे, अचानक से मम्मी चिल्लाई और आपका वो कांच वाला गिलास गिर गया, धाए, ब्रेकअप हो गया, समाप्त। अब आपका खैर नहीं, आपका प्लेट गिर गया, वो टूट गया, है ना, घर का फ्लावर वाश आप गिरा दिए, उसको तोड़ दिए, दैट्स इट, हो गया काम। रिमोट तोड़ दिए, टीवी तोड़ दिए, ये सब चीज़ घर में काम कर रहे हो तो वो भी क्या है? ब्रेकअप ही है, आपका समाप्ति का कगार पे आपकी, है ना। तो टू एंड गया, कहानी खत्म। तो इस तरह से ये भी हो गया। या फिर रिलेशनशिप में आप पूरा एकदम प्यार मोहब्बत में पड़े, पूरा कमिटमेंट पे थे कि अब तू ही हमारे फागुनी, अब तेरे से शादी करवाओ, सिंपल सी एकदम शादी वादी करने का एकदम बात आ गया और फिर हुआ ब्रेकअप, अब कहानी खत्म, वही हो गया समाप्त, है ना, टू एंड हो गया ना। 12th तक एकदम पूरा कमिटमेंट पे थे, जस्ट 12th के बाद में तुम कहाँ हम कहाँ, कोई नहीं, सब यहाँ पे है, अलग अलग बेगाने हैं। फिर आप पूरा शायर बन गए हो, आदम लिखे जा रहे हो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए, और उधर आपके जो मोहतरमा हैं, जो भी हैं, या फिर दूसरे लड़के लोग भी हैं, आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप वहीं पे कोना में रो रहे हैं। दूसरा से ज़िंदगी में रोतड़ो नहीं बनी, आगे बढ़िए और काम करते रहिए, समझ गए? ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिंग फोर्थ। क्या बात करते हैं? ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ, इसका मतलब क्या होता है? ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? इस ब्रिंग फोर्थ का मतलब मीन्स टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, या इसको हिंदी में बोलेंगे उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, समझ रहे हो? ब्रिंग फोर्थ
किसी चीज़ का उत्पन्न करना, ब्रिंग फोर्थ, टू प्रोड्यूस, है ना। जैसे में आप क्या कर रहे हो, बिहार में इंडस्ट्रीज़ का कमी है, आप इंडस्ट्री लगा दिए। आप हमारे एरिया में ईख का इंडस्ट्री लगा दिए, है ना, गन्ने का क्या फैक्ट्री लगा दिए, कारखाना लगा दिए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, ब्रिंग फोर्थ करोगे, किस चीज़ का, गुड़ का करोगे, चीनी का करोगे कि नहीं, तो आप वहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, किस चीज़ का प्रोड्यूस करोगे, आप वहाँ पे गुड़ का, चीनी का, इस तरह का प्रोडक्शन करोगे ना, वहाँ पे आप उत्पन्न करोगे। इसका मतलब ब्रिंग फोर्थ का मतलब किस चीज़ का क्या करना, प्रोड्यूस करना, समझ रहे हो ना। आप नॉलेज, नए नए थ्योरीज को प्रोड्यूस करने लगे, उत्पन्न करने लगे। आप मैथमेटिक्स का इतना जानकार हो गए कि नया नया आप थ्योरम देने लगे। आप केमिस्ट्री के इतना जानकार कि नए नए केमिकल्स रिएक्शंस बनाने लगे और नए नए आइडियाज़ देने लगे, है ना। आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए, एरोनॉटिक्स हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, तो आप उसमें नया नया चीज़ दे रहे हो। वही क्या है, प्रोड्यूस करना। जब नई चीज़ का हम उत्पन्न करते हैं, क्या होता है, उत्पन्न करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना, उसे क्या बोलते हैं। जैसे हम हर रोज़ लाइफ आती है ना, मदर जो है प्रोड्यूस करती है यंग वंस को, है ना। वो क्या है, यंग वंस का मतलब बेबीज़ को जन्म देती है, तो वो भी क्या, वो प्रोड्यूस करती है ना, उत्पन्न कर रही है, नए जीवन को उत्पन्न करती है, यानी कि वो नए जीवन को ब्रिंग फोर्थ कर रही है, समझ रहे हो। और मदर ब्रिंग्स फोर्थ न्यू लाइफ, सिंपल, यंग वंस जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रिंग फोर्थ का मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मतलब उत्पन्न करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, ब्रिंग अप। क्या होता है आपका, नेक्स्ट है आपका ब्रिंग अप। इस ब्रिंग अप का मतलब क्या है, इस ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, ओके। ब्रिंग अप का मतलब जो होता है, आप बोल सकते हो इसको, बहुत तरह से बात हो सकती है, जैसे टू रेज, या फिर किसी को एजुकेट करना, और हिंदी में अगर बात करेंगे पालन पोषण करना। पालन पोषण किसी को करने को हम बोल सकते हैं ब्रिंग अप करना। ब्रिंग अप मतलब टू रेज, किसी चीज़ को उठाना, यही बोल सकते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब किसी को उठाना अपनी ज़िंदगी। जैसे हमारे लाइफ में जो हमें ब्रिंग अप करते हैं ना, एग्जाम्पल से समझिए। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। हमारे लाइफ में जो हमें ब्रिंग अप करते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना। हम कितना भी बुरा कर लेते हैं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो हमें हमेशा पीछे से बैकअप करते हैं ना, मतलब समर्थन करते हैं, यानी कि हमें हमेशा वो क्या करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं, हमेशा अपने जीवन से उठाते हैं। उसी तरह से हमारे टीचर्स होते हैं, वो हमेशा हमारे जीवन में हमें ऊपर उठाते हैं। सही बात है कि नहीं। ब्रिंग अप करते हैं, एजुकेट करते हैं, पालन पोषण करते हैं। क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ये बात तो समझ गए ना। तो यही आपका क्या, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब टू रेज, किसी को उठाना, उसके जीवन से उसको ऊपर उठाना, है ना, उसको बेहतर जीवन देना, उसे ही हम ब्रिंग अप बोलते हैं। एजुकेट करना, किसी इंसान को अगर आप एजुकेट करोगे तो बेहतर इंसान बनेगा ना, है ना। अगर कोई इंसान अच्छा से पढ़ लिख लेगा तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है, कुछ काम करके, है ना। एनी हाउ वो अपने आप को मैनेज कर लेगा और सोसाइटी में वो सर्वाइव कर लेगा। उसे क्या बोलते हैं, टू रेज या एजुकेट करना, जिसको हिंदी में पालन पोषण करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हमारे पालन पोषण करते हैं, वो पालन पोषण बहुत तरह का होता है। मेंटली पालन पोषण, है ना, यानी कि मानसिक रूप से कोई हमारा पालन पोषण करता है, हमारा शारीरिक रूप से पालन पोषण करता है। आमतौर पे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमारे शारीरिक रूप से पालन पोषण करते हैं, और जो हमारे टीचर्स होते हैं वो मानसिक रूप से हमारा पालन पोषण करते हैं। क्योंकि क्लास 1 से लेकर के 12 तक सबसे ज़्यादा हमारा ग्रोथ होता है 1 to 10 होता है ना, 9th होता है। तो जहाँ पे हम टीचर्स की निगरानी में रहते हैं, होमवर्क, खेलना कूदना, टेस्ट एग्ज़ाम सब हम टीचर्स के सामने देते हैं। वो देखते हैं कि हम टेस्ट में नंबर कम ला रहे हैं, ज़्यादा ला रहे हैं, तो सब क्या है, वो भी तो हमारा पालन पोषण कर, हम गलतियाँ करते हैं, हमें समझाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या है, यहाँ पे बैकअप करते हैं, वो ब्रिंग अप करते हैं, यानी कि हम अपने जीवन में वह उठाते हैं आगे लेकर के जाने के लिए। समझ गया, ये हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, और भी है, जैसे कैरी ऑन। क्या आपका, कैरी ऑन। इस कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, बोलिए। 9 नंबर, कैरी ऑन। इस कैरी ऑन का मतलब टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, यानी कि किसी चीज़ को जारी रखना। क्या रखना, जारी रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरी ऑन। मीन्स जैसे बहुत लोग, एग्जाम्पल समझ लीजिए कैरी ऑन का, तब अच्छे से समझ में आएगा। बहुत लोग 12th के बाद में पढ़ाई छोड़ देगा, वो हो जाएगा ब्रेकअप, है ना, टू एंड, उनका स्टडी का ब्रेकअप हो गया, उनके स्टडी के साथ में क्या हो गया, ब्रेकअप। समझ रहे हो। 12th के बाद में कुछ लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, कुछ लोग बाहर चलेगा कमाने के लिए, कुछ लड़कियों का शादी हो जाएगा, तो उनका ब्रेकअप हो गया स्टडीज़ के साथ में, समाप्ति, टू एंड हो गया। लेकिन कुछ लोग 12th के बाद में स्टडीज़ को जारी रखेगा, तो वो क्या करेंगे, टू कंटिन्यू रखेंगे, टू कंटिन्यू, जिसको कैरी ऑन, तो दे कैरी ऑन देयर स्टडीज़, है ना। वो अपना
पढ़ाई लिखाई को जारी रखेंगे। तो जारी रखेंगे मतलब कैरी ऑन रखेंगे, समझ रहे ना। तो जो 12th के बाद में पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे, कोई काम को जब हम जारी रखते हैं आगे, उसे हम कैरी ऑन बोलते हैं, जिसका जारी रखना, समझ रहे हो। जैसे मेरा लेक्चर है अभी जारी रहेगा 2-3-4 महीना 5, जब तक आपका बोर्ड खत्म नहीं हुआ तब तक मेरे वीडियोज़ आते ही रहेगा, है ना। ग्रामर और लिटरेचर सब खत्म करके ही जाएंगे, बीच से भागेंगे नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, कैरियर मतलब जारी रखना। आया इस बात समझ में एग्जाम्पल से? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और एग्जाम्पल है ना, कम अक्रॉस, एक और है कम अक्रॉस। क्या होता है इसका मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय कम अक्रॉस? टू फाइंड बाय चांस, टू फाइंड बाय चांस, जिसका मतलब होता है संयोग से मिलना, संयोग से मिलना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कम अक्रॉस। व्हाट डू यू मीन बाय कम अक्रॉस का मतलब, जैसे देखिए आप अपने दोस्त से बहुत दिन से मिल, आप एक सिटीज़ में ही रह रहे हो, लेकिन आप अपने दोस्त से मिल नहीं रहे हो। उसका कोचिंग का टाइम अलग, आपका कोचिंग का टाइम अलग, आपका स्कूल्स का टाइम अलग, उसका स्कूल का टाइम अलग, अलग अलग स्कूल अलग क्लासेस में पढ़ते हो, लेकिन आप लोग बेस्ट फ्रेंड थे। 10th के बाद में आप अलग अलग जगह चलेगा। लेकिन कभी कभी हुआ होगा कि अचानक से आप मिल गए, पता ही नहीं चलेगा अरे यार हम लोग कैसे मिल गए, है ना। तो वो हो गया क्या, कम अक्रॉस। आप कम अक्रॉस के कारण मिले, यानी कि संयोग से आप लोग मिल गए, यानी कोइंसिडेंस, है ना, इत्तेफाक से आप मिल गए, उसे केवल इत्तेफाक। टू फाइंड बाय चांस, कोई आपको अचानक से मिल गया, आपकी एक्स या फिर आपका एक्स, आप जिसे बहुत प्यार करते थे, आपका फर्स्ट लव, है ना। तो फर्स्ट लव भूले नहीं भुलाता नहीं, ओह गॉड, नाम लेते देखते चेहरे पे क्या हाल हो जाता है, अलग बात है वो। तो यहाँ पे देखिए कम अक्रॉस का मतलब आपके एक्स या आपका एक्स जो है अचानक से आपको रोड पे मिल गया। ऐसा थोड़ी ना आप प्लान बना के कि आज उससे मिलना नहीं, आप लोग का तो कहानी खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया ना, है ना। तो इत्तेफाक से कम अक्रॉस आप उसको मिल गया, उधर से वो आ रही है, आप इधर से आप जा रहे हैं, दोनों का नज़र मिल गया, तो हो गया इत्तेफाक, कम अक्रॉस हो गया। क्या हो गया, आपका कम अक्रॉस हो गया, इत्तेफाक से आप उसको देख लिए। टू फाइंड बाय चांस, संयोग से आप मुझसे मिल लिए, वाह क्या बात है। तो क्या हो गया, कम अक्रॉस, आप अपने एक्स को, वो अपने एक्स को देख लिए, तो हो गया कम अक्रॉस, यानी कि टू फाइंड बाय चांस, अचानक से आप उसको देख लिए और फिर हो गया। तो सारा बात कुछ दिमाग में आ गया, है ना। तो ये बाकी कुछ रहा एग्जांपल्स किसका, फ्रेजल वर्ब का। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी बुक को परचेज़ करोगे। सीरियस स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, जो इसको पढ़ना नहीं है, इसको कुछ लाइफ में करना, कोई बात नहीं है, आप आराम से वही जाइए, रील्स देखिए और अपने ज़िंदगी को मस्त जो बर्बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या है यार, है ना। हम उस विद्यार्थी को बोल रहे हैं जिसे पता है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसे पता है कि उसके पेरेंट्स कितना वर्क कर रहे हैं, दिन भर रात दिन उनका हालत ख़राब हो रहा है ना। जा करके चेक कर लीजिए उनका झुर्रियाँ, उनका फेस का झुर्रियाँ, उनका हाथों का झुर्रियाँ देख लीजिए, उनका पैर का छाला देख लीजिए, उनका हाथ में जो पड़े हुए जो छाला उनको देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि वो किस पड़ाव में है ज़िंदगी का, है ना। तो इस तरह से अगर आप काम कर रहे होंगे तो काम तो चलने वाला नहीं है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले उनको तो मैं बोलूँगा भी नहीं, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है प्लीज़ अब बुक परचेज़ कीजिए, काफ़ी टाइम है, चीज़ों को बेस्ट तरीके से कीजिए, बुक परचेज़ कीजिए, इस फ्रेजल भर को, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगे उसको अच्छे से एक बार पढ़िए, रीड आउट कीजिए, अगर लगे तो आप उसको ऐसे में इस्तेमाल कीजिए, आप सेंटेंसेज में इसको इस्तेमाल करना सीखिए, धीरे धीरे कीजिए। आप एक बार में कभी नहीं, यकीन मानिए आप एक दिन में कभी नहीं सीखिएगा, लेकिन एक बार जरूर सीख जाइएगा, है ना। थोड़ा एक दिन में 2 याद करेंगे, 3 याद करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, फिर 1-2 को याद करेंगे, फिर उसको यूज़ करते चलेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, सब हो जाएगा। तो एक बुक खरीदिए, इसको लिखिए, इसको याद कीजिए, इसको समझिए। 10 को लिखाए हैं, उम्मीद करते कि आप एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम तो जितना भी बुक में है मैक्सिमम आप 150 याद करके जाओगे ही। आप 150 याद करके जाओगे तो आपका एक भी क्वेश्चन फ्रेजल भर वाला तो छूटेगा नहीं, आप बना के ही आओगे, समझ गए। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया। यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आस्क कर सकते हैं, और कोई भी बेसिक डाउट होगा तो हम उस पर विजिट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियोज़ के साथ में, तब तक हमारे साथ बने रहिए नई वीडियो के साथ में। और आखिरी बात हमारा यही रहा कि प्लीज़, है ना, रील से दूर रहिए। मेरा तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कीप योरसेल्फ फ्रॉम फार डिस्टेंस फ्रॉम द रील्स, खास करके फ़ोन से, है ना। मैं फ़ोन चलाने के लिए मना नहीं करता हूँ, चलाइए, है ना, थोड़ा फोन चलता है, आज का टाइम है, आप कैसे फ़ोन से दूर रह सकती है, सच्चाई है। लेकिन प्लीज़ रील्स का आदत मत लगने, अगर आदत है और लग चुका है तो प्लीज़ कुछ दिनों के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए और रख दीजिए। 10 दिन के लिए पढ़ाई मत कीजिए, किताबों से सिर्फ पढ़िए, दोस्तों का हेल्प लीजिए, मम्मी पापा का फ़ोन से पढ़िए, पर्सनल फ़ोन को बंद करके रख दीजिए। रील से बचिए बाबू, आपको नहीं पता कि ये जो रील्स है आपके साथ में क्या कर रहा है और क्या इसका रिजल्ट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।